हेलो दोस्तों, आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि मैंने गंगा अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, यमुना अपवाह तंत्र या यूं कहें कि यमुना नदी, महानदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदियों के बारे में मोटी मोटी बातचीत मैंने की है। इनसे छूटी हुई अन्य नदियों के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। जो भारत की और भी नदियां हैं, ऐसा तो है नहीं बस उतनी ही नदियां हैं, तो उनसे संबंधित आज बातचीत करने वाले हैं। और उससे पहले, जैसे कि आप सभी लोग अगर एपीएस की तैयारी, आरओएआरओ की तैयारी, यूपीपीसीएस 2024 की तैयारी या किसी अन्य अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये प्रश्न आते ही आते हैं। आप इन क्लासों को जरूर अपने दोस्त, मित्र और मित्रियों तक जरूर शेयर करें, ठीक है ना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को आप ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन फटाफट मिलता रहेगा। कहा जाता है कि लक्ष्य एक होता है, लक्ष्य हमेशा आपका एक होता है और रास्ते अनेक होते हैं। लक्ष्य तो एक होगा, आप देखेंगे कि आपका टारगेट तो एक है, लेकिन इसके क्या होंगे, रास्ते अनेक होंगे, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। अगर आपके ये रास्ते बंद हो जाएं तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। अगर आपके रास्ते बंद हो जाते हैं तो क्या करना है, तो रास्ता बदलो। लक्ष्य को नहीं बदलना है कि लक्ष्य को ही बदल डाले। इसीलिए कहा जाता है लक्ष्य एक होता है, रास्ते अनेक होते हैं। अगर रास्ता आपका बंद हो जाए तो आप लक्ष्य नहीं बदलना है, रास्ता बदलिए, लेकिन लक्ष्य ही रखें आप अपना, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट के लिए ये लाइनें बड़ी मोटिवेशनल वाली होती हैं और ऐसी लाइनों से आप परिचित रहें। बार बार ऐसी लाइनें आपके बीच में आती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जैसे कि आज की क्लास में पहला ही बताया गया कि अन्य नदियों के बारे में बताएंगे, तो आपसे जैसे मैंने मोटी मोटी नदियां बातचीत कर ली हैं, अब आज करने वाले हैं थोड़ी सी पतली पतली नदियों के बारे में, ठीक है ना, ठीक है ना। आइए, कहा गया सतलज नदी का उद्गम, सतलज नदी की अभी बात नहीं हुई थी, है ना, सिंधु नदी की बात नहीं हुई थी क्या। आइए, कहा गया सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत, कौन सा पर्वत है, कैलाश पर्वत है, जो मानसरोवर झील से या मानसरोवर झील के निकट से स्थित राकस ताल या राक्षस ताल से राकस ताल झील या इसी को राक्षस ताल झील कहा जाता है। तो सतलज नदी निकल कहां से रही है, तिब्बत से, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से। कौन सा, तो कैलाश पर्वत है वहां पर। कौन सा है, कैलाश पर्वत। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा झील है, देखो ये मानो जो आपका मानसरोवर झील है, बहुत बड़ी झील, वहीं पर एक निकट स्थित झील है राकस ताल, इसी का नाम कहीं कहीं राक्षस ताल भी दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। कहा गया यह उत्तर पश्चिमी दिशा में, देखो उत्तर, ये ऐसे उत्तर पश्चिमी दिशा में बहते हुए शिपकिला दर्रा, कहां पर, तो शिपकिला दर्रा के, यह शिपकिला के पास हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। यह हिमालय की श्रेणियों को काट करके गहरे गार्ज का निर्माण करती है। अच्छा, तो ये नदी पूर्ववर्ती नदी होगी, अपवर्ती नदी होगी, कैसी नदी होगी। आप कहेंगे जब ये बड़े बड़े गार्जों का निर्माण कर रही है तो जाहिर सी बात है ये पूर्ववर्ती नदी होगी। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह का दहाड़ हो, कुछ भी हो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। उसी तरह आपकी कौन सी नदी, तो आप कहेंगे वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। तो आप क्या देखने वाले हैं कि यहाँ पर ये झील बड़े बड़े गार्जों का निर्माण करती है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये किसी झील से निकलती है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये कैसे जाएगी, ठीक है। आइए, आगे कहा गया है का निर्माण करती है। यह भारत में व्यास नदी के जल को एवं पाकिस्तान में रावी, झेलम तथा चिनाब के जल को संग्रहित कर मीठन कोट, कहां पर है, पाकिस्तान में है, मीठन कोट के निकट
सिंधु नदी से या सिंधु से मिल जाती है। अब आपकी एक सिंधु नदी है ना, और सिंधु नदी आपकी ऐसे सिंधु नदी जा रही है। अब आप देखेंगे जो सतलज नदी है ये भी तिब्बत के मानसरोवर से निकल रही है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, और यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान का मीठन कोट है, मीठन कोट, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले इसमें ब्यास नदी आती है, मिलती है, उससे पहले फिर उसके बाद पाकिस्तान में रावी नदी मिल जाती है, फिर झेलम नदी मिल जाती है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे इन नदियों के मिलने से, ब्यास नदी, रावी नदी, झेलम नदी के मिलने से ये मीठन कोट में कहां पर मिल जाती है, सिंधु नदी पर मिल जाती है। और ये कौन सी है, सतलज नदी है। कौन सी है, सतलज नदी। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना है। कहा गया इसकी कुल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। कितनी है, 1500 किलोमीटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया सोन नदी की उत्पत्ति आपके अमरकंटक की पठार के पास से हुई है। सोन की प्रमुख सहायक नदियां रिहंद है, कौन सी है, रिहंद है, कोयला है या कोयल है, ठीक है ना। रिहंद और कोयल किसकी सहायक नदियां हैं, तो आप कहेंगे सोन नदी की सहायक नदियां। किसकी, सोन की। कहा गया कोसी नदी का उद्गम नेपाल, कहां पर, तो आप कहेंगे नेपाल एवं तिब्बत क्षेत्र में 3 धाराओं, कहा गया सुन कोसी, अरुण कोसी गांव एवं आप कहेंगे तमोर कोसी के संगम से होती हैं। कोसी की लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिहार के समीप ये गंगा में मिलती तो है, लेकिन ये बिहार में शोक के नाम से क्यों जानी जाती हैं, क्योंकि बारिश का पानी जब इसमें आता है या आप किसी नदी, बड़ी नदियों का जल छोड़ा जाता है तो इसमें बाढ़ आ जाती है, और ये अपने मार्ग के क्या होते हैं, मार्ग परिवर्तित करके कहीं पर भी बाढ़ ला सकती है। तो ये परिवर्तन के लिए भी जानी जाती है। और बिहार का शोक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस नदी में बड़ा बाढ़ आता है ना। बिहार के समीप गंगा में मिल जाती है, ठीक है ना, गंगा में मिलती है, याद रखना ये गंगा की सहायक नदी है। कोसी नदी की 7 धाराएं जिनमें सुन, अरुणा, तमोर, कोसी प्रमुख हैं। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना है। कहा गया यह नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने तथा आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। जो मैंने बताया आपको वही यहाँ पर बात लिखी है, ठीक है ना। तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। कहा गया दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसकी सहायक नदी बराकर, जमुनिया एवं बरकी नदी आदि आती हैं। तो आपकी जो दामोदर नदी है ये आपके छोटा नागपुर के पठार से बहती है या निकलती है, और ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। इसकी सहायक नदियां बराकर नदी है, ठीक है ना, जमुनिया नदी है, और बरकी नदी या बराकी नदी कहा जाता है। दामोदर नदी अंत में कहा गया रूप नारायण नदी के जल को संग्रह करती है और कोलकाता या कलकत्ता के 55 किलोमीटर दक्षिण में हुगली से मिल जाती है। अब आपकी जो हुगली नदी है ये किसकी है, तो ये गंगा की एक शाखा गई है, कहां पर, पश्चिम बंगाल में, उसी को हुगली नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कहा गया दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। कहा गया एडन नहर, इंपॉर्टेंट है आपका, एडन नहर वर्ष 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई है। कहा गया गिरिडीह एवं आपके दुर्गापुर के बीच में 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में यह जैविक मरुस्थल बन गई है। इंपॉर्टेंट है एडन नहर कि एडन नहर 1938 ईस्वी में किस नदी से निकाली गई थी। कई बार यूपीपीसीएस, आरओ या छोटे छोटे एग्जाम वनडे लेवल में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि एडन नहर किस नदी के पास या किस नदी से निकाली गई है। जैसे आपकी इंदिरा गांधी नहर पूछी जाती है, तो उसी तरह ये जैसे आपकी शारदा नहर पूछी जाती है कहाँ की है सबसे लंबी, है ना, उसी तरह एडन नहर किस नदी से निकाली जाती है, तो दामोदर नदी से निकाली जाती है। आगे कहा गया इससे दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। आप देखेंगे दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, और ये भ्रंश घाटी से बहती है। और इसमें जो इसकी सहायक नदियां हैं
दामोदर की। तो बराकर जमुनिया है, जरूर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडन नहर इसी से निकाला गया है, किससे? इसी से निकाला जाता है आपका दामोदर नदी से। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि हंगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक आंध्र प्रदेश से प्रभावित होते हुए तुंगभद्रा नदी में मिल जाती हैं। तुंगभद्रा नदी कहां पर है, आप जल्दी से बताएं। इसे वेदावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। वेदा और अवधि नदियां सहाद्री से उद्गमित होकर पूरा के पास मिलकर वेदावती कहलाती हैं। तो आप देखेंगे हंगरी नदी जो है आपकी कहां से निकल रही है, तो आप कहेंगे पश्चिमी घाट से निकल करके कहां जाती है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जाती हैं। कहां? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, और वहीं से होते हुए तुंगभद्रा नदी में मिल जाती हैं, और इसे वेदावती के नाम से भी जाना जाता है। और कहा जाता है वेदा और वथी दो नदियां हैं, सहाद्री से उद्गमित होकर पुरा के पास मिलकर वेदावती कहलाती हैं। आगे कहा गया झेलम नदी हिमालय पर्वत में पीर पंजाल पर्वत पर स्थित वेरी नाग जल स्रोत से निकलती हैं। इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है कि झेलम नदी कहां से निकलती है, झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है? तो आप कहेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला में पीर पंजाल पर्वत पर स्थित वेरी नाग झील है, यह जल स्रोत से निकलती हैं। यह नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए वूलर झील, जम्मू कश्मीर के वूलर झील में मिलती हैं। श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए कि श्रीनगर आपका किस नहर के या किस नदी के किनारे बसा है, तो झेलम नदी के। कहा गया झेलम और रावी पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाते हैं। अब आपकी बात आई किसकी? झेलम और चिनाब की। तो किसकी सहायक बनी? तो आप कहेंगे झेलम और रावी आपकी चिनाब की सहायक नदियां बनी। किसकी? चिनाब की। और चिनाब नदी किस पर मिलेगी फिर? आप कहेंगे सतलज नदी पर। आगे देखते हैं। कहा गया भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौली घाटी या लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा नदियां प्रभावित होती हैं। इसीलिए कहां पर? हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौली घाटी या लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा दो अलग अलग नदियां हैं, और इन दोनों नदियों के मिलन स्थल को चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया चंद्रा नदी का उद्गम चंद्रा ताल के निकट एक ग्लेशियर से होता है, जबकि भागा नदी का उद्गम बारालाचा दर्रा से होता है। बारालाचा दर्रा कहां पर है आपका? तो हिमाचल प्रदेश में है। शिपकिला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, और आप कहेंगे कौन सा? रोहतांग दर्रा। ठीक है ना। कहा गया तंडी के निकट चंद्रा और भागा का संगम होता है, तथा यह चंद्रभागा नदी यह चिनाब नदी कहलाती है। झेलम की सहायक नदी किशन गंगा है, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीलम कहा जाता है। कहा गया लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। 511 किलोमीटर तक प्रभावित होने के पश्चात ये कच्छ का रण के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता है, मतलब आपके अरब सागर से इसका संपर्क नहीं हो पाता है। ठीक है ना, इससे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो आप इसे इंपॉर्टेंट बनाकर रखिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका निकल करके आता है कागज श्योक नदी। श्योक नदी को काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। ऐसे साक्ष्य हैं कि प्राचीन काल में मध्य एशिया के यार खंड से लद्दाख के बीच में व्यापार इसी नदी से होता था। किससे? श्योक नदी से। तो कब? प्राचीन कालों में ऐसा पाया गया कि प्राचीन काल में मध्य एशिया के यार खंड से लेकर के लद्दाख के बीच में व्यापार इसी नदी से होता था। रखे याद। जास्कर नदी कहा गया जास्कर श्रेणी में गहरे गार्जों का निर्माण करते हुए कठोर चट्टानी भागों से होकर बहती है। या पहले उत्तर फिर पूरब की ओर बहते हुए अंततः नेमू में स्थित नदी सिंधु नदी से, किससे? सिंधु नदी से मिल जाती। तो कौन सी नदी? जास्कर नदी। आगे कहा गया इसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, जो आपका एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है भाई, है ना, की सीमा पर
सरयू के उच्च अक्षांशीय पठारी भाग से होती है। ठीक है ना। जासकर नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी? 150 किलोमीटर। जो आपकी ये नदियां है ना, ये तो आपको पढ़ना ही है ना। अब इन नदियों को याद करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। आप एक एक नदियां उठाएं। देखो मैंने सारी नदियां पढ़ाई हैं लेकिन अलग अलग करके पढ़ाई हैं। तो आप क्या करें, एक एक नदियां उठाएं और उसके बाद आप एक एक चीज यहां से नोट डाउन करें अपने पास। जैसे आप नोट करेंगे आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा यहां से। आइए, कहा गया स्पीति नदी, नदी का उद्गम कुजान श्रेणी के आधार पर कुजाम ला टोंगपो एवं उन दो धाराओं के या काबजिमा और आप कहेंगे पिंगलुंग के संगम से होता है। 60 मील बहने के पश्चात हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में कहा गया नामगिया, किस नाम से? नामगिया गांव के पास सतलज नदी में मिल जाती है। तो स्पीति नदी किसकी सहायक नदी है? सतलज नदी की है। किसकी है? तो आप कहेंगे सतलज नदी की ये सहायक नदी मानी जाती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। काली नदी, यह पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले कर्नाटक के कहा गया डिगबी सी गांव से उद्गमित होकर या उद्गमित होकर चाप के आकार में, कैसे? चाप के आकार में, ऐसे चाप के आकार में पश्चिम की ओर प्रभावित होकर अरब सागर में मिल जाती है। इंपॉर्टेंट है काली नदी, याद रखना। आगे कहा गया संकोश नदी उत्तरी भूटान से उद्गमित होकर असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाते हुए असम बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो संकोश नदी मैंने आपको पढ़ाया भी था। किसकी सहायक नदी? तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में से एक है। ठीक है ना। माही नदी मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर कहा गया खांडू के निकट राजस्थान के कहा गया बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती यह नदी नरबली या नरबाली तक बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिम हुई दिशा की ओर गुजरात में प्रवाहित होती है। खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी? माही नदी। तो कहां से निकल रही है? तो आप कहेंगे ये आपके राजस्थान से निकलती है। और यही माही नदी आपके भारत से जो क्या जाता है, कर्क रेखा जाता है, जो क्या जाती है? तो आप कहेंगे कर्क रेखा जो जाती है उसको 2 बार काटती है। कर्क रेखा हमारे भारत से कितने राज्यों से होकर जाती है? आप कहेंगे 8 राज्यों से होकर जाती है। कितने? 8 राज्यों से। कौन कौन से हैं? लिख लो भाई। गुजरात, यहां देखेंगे आप राजस्थान, यहां देखेंगे एमपी, एमपी के बाद आप देखेंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आप देखेंगे झारखंड, झारखंड के एकदम यहाँ पर देखेंगे एकदम कोने पर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के यहाँ पर देखेंगे त्रिपुरा और त्रिपुरा के जस्ट बगल में मिजोरम। ना तो ये उत्तर प्रदेश से होकर जाती है और ना ही ये आपके मणिपुर से होकर जाती है। 8 राज्यों से गुजरती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों से आपके होकर गुजरती है। और कौन सी है? माही नदी। कहां से निकलती है? आप कहेंगे राजस्थान से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपसे प्रश्न पूछा जाता है ना, देखो आप सभी लोग कह रहे हैं धीमे पढ़ाओ, अब धीमे इसी तरह पढ़ाया जा सकता है। स्पीड अगर हम अपनी कम करेंगे ना, ये आपका गोला और ये आपका भूमध्य रेखा, ये आपकी मकर रेखा और ये आपकी कर्क रेखा। आप क्या देख रहे हैं? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी है। और आप कहेंगे विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे यहाँ पर जायरे नदी है। जायरे नदी बोले या इसी को कांगो बोले, बात एक ही है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? लिम्पोपो नदी है। कौन सी? लिम्पोपो नदी है। इंपॉर्टेंट है ना, याद करके रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रश्न में कि ये तीनों रेखाएं, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से ये तीनों रेखाएं गुजरती, तो आप कहेंगे अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप है। इन तीनों रेखाओं, आपकी कर्क रेखा, मकर रेखा और आपकी
विषुवत रेखा कहां से गुजरती है, तो आप कहेंगे आपके अफ्रीका महाद्वीप से। देखो कैसे, ये है आपका भूमध्य रेखा, कहा जाता है इसके, ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ माना जाता है। क्या, नॉर्थ और साउथ। मेरी बात को समझने का प्रयास करना, हर कोई हर जगह नहीं बताता, लेकिन मैं बताने का इसलिए प्रयास करती हूँ ताकि आपको चीजें याद हो, आपके पास मैटर रहे। आप जब भी पढ़ें तो वो जरूर सोचे कि माही नदी कर्क रेखा को काटती है, तो मकर रेखा को कौन सी नदी, तो मैंने बता दिया लिम्पोपो नदी। अगर दिमाग में आए विषुवत रेखा को, इक्वेटर रेखा को या भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काटती है, तो मैंने बता दिया जायरिया कांगो नदी। कहा जाता है इधर जैसे आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इधर आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इधर आपका देखेंगे एशिया है, क्या है, एशिया है ना, इधर आप देखेंगे आपका यूरोप पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, यूरोप पड़ रहा है, ठीक है ना। इधर आप देखेंगे आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ रहा है। और यहां पर आप क्या देख रहे हैं, ऐसे, तो आपने देखा कि आपके ये कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर जा रही, किससे, अफ्रीका महाद्वीप से होकर जाएगी। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, आपका एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हैं, होते तो 7 महाद्वीप है, क्यों, है ना। 7वां लो भाई लिख लो ना, कुछ लोग कहेंगे अरे 7वां भी, अंटार्कटिका महाद्वीप, कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप। आपके 7 महाद्वीप हैं और 7 में एक ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा, मतलब यहाँ पर विश्व की सभी प्रकार की जलवायु किस महाद्वीप पर पाई जाएंगी, तो आप क्या कहने वाले हैं, तो आप कहेंगे अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पर, अफ्रीका महाद्वीप में। देखो कर्क रेखा वाली भी जलवायु, मकर रेखा वाली भी जलवायु और आपके विषुवत रेखा वाली भी जलवायु पाई जाए। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा गया है आपका प्रश्न, कहा गया है मीठी नदी मुंबई स्थित बिहार झील के अधिक प्रवाह से उद्गमित होती हुई 2 किलोमीटर प्रवाह के बाद इसमें पोवई झील का पानी भी अधिक प्रवाह के चलते मिल जाता है और ये कुल 18 किलोमीटर की दूरी तय कर माहिम खाड़ी के पास अरब सागर में मिल जाती है। तो आपको मीठी नदी कहां से निकलती, तो मुंबई स्थित है ना, मुंबई स्थित बिहार झील के पास से निकलती। अब यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके लिए नए बनकर आए, क्या, एक तो मीठी झील कहां से निकल रही, मीठी नदी कहां से निकल रही, तो मुंबई से। मुंबई में कहा, तो बिहार झील से। कौन सी झील है, बिहार झील के निकट से निकल रही है और ये आपके पोवई झील का पानी भी इसी में अधिग्रहित होता है। तो पोवई झील भी कहाँ है, आपके महाराष्ट्र में ही है। और दूसरी बात आप ये याद रखेंगे कि ये कहां पर, अरब सागर में आने से पहले माहिम खाड़ी के पास, कौन सी खाड़ी है, तो माहिम खाड़ी के पास अरब सागर में मिल जाती है। तो कितने प्रश्न इन 4 लाइनों के अंदर निकल करके आए, 4 प्रश्न याद रखना। आगे आता तेल नदी, अरे मैंने कल बताया था ना तेल नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप कहेंगे तेल नदी महानदी के एक प्रमुख सहायक नदियों में से एक आता है। कापली नदी या इसी को कोपली नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी मैंने बताया था, है ना। ये कामरूप नगर इसी नदी पर स्थित है, कौन सा, कामरूप नगर, इंपॉर्टेंट है। आते हैं प्रश्न, प्रश्न से पहले कुछ और देख लेते हैं भाई। हाँ आइए, कहा गया है सिंधु नदी का उद्गम और संगम, तो उद्गम तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ही होता है और संगम इसका अरब सागर में। झेलम नदी वेरीनाग के पास होता है, वेरीनाग झील, और यहीं पर आपकी वेरीनाग नदी के, वेरीनाग झील के पास होता है। और वुलर नदी भी यहीं पर आपकी स्थित है या वुलर झील स्थित है। जम्मू कश्मीर और चिनाब नदी पाकिस्तान में इसका मिलन हो जाता है। चिनाब नदी कहा गया बरालाचा दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है और सतलज नदी में इसका क्या हो जाता है, संगम हो जाता है। रावी नदी रोहतांग दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश से उद्गम होता है और चिनाब नदी में इसका संगम पाकिस्तान में हो जाता है। कहा गया व्यास नदी व्यास कुंड रोहतांग दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं और सतलज नदी में भारत में ही ये मिलन कर लेती हैं अपना। कहा गया आपका सतलज नदी राक्षस ताल झील के पास से निकलती हैं, इसी को राक्षस ताल झील कहा जाता है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से, और सिंधु नदी में ये मिल जाती हैं। लूनी नदी आपकी अरावली श्रेणियों से निकलती जो राजस्थान में है और कच्छ का रण में ये
विलुप्त हो जाती हैं। माही नदी आपकी मध्य प्रदेश से निकलती हैं और ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, कहा गया है आपका सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उनमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, श्योक, नुब्रा, गिलिकिट, हुंजा, काबुल है। इंपॉर्टेंट है, चिपका के याद करो। झेलम की कहा गया किशन गंगा है और सतलज की स्पीति है। कौन सी स्पीति है? आगे बढ़ते आता है आपका पहला प्रश्न, कहा गया निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदियों के प्रायद्वीपीय नदियों से तुलना करें। आइए भाई तुलना करता हूं। कहा गया है कि अधिकांश हिमालयी नदियां 12 मासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर करती हैं। ठीक है, कहा गया हिमालयी नदियों की ढाल प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में अधिक खड़ा है। कहा गया हिमालयी नदियों की ढाल जो है प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में अधिक खड़ा है। ओके, कहा गया प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती हैं। बताओ कौन सा उत्तर सही होगा? जल्दी से बताएं आप सभी लोग ना। अब ये क्या होंगे आपके, ये प्रश्न है, अब आप सभी लोग जल्दी से बताएं क्या होगा। तो कहा गया है पहली बात तो बिल्कुल सही है कि अधिकांश हिमालयी नदियां 12 मासी होती हैं और जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर करती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो एक एक कहां पर है? तो ये तो पूरी तरह से गलत हो गया है ना। तो अब बचे आपके 3 ऑप्शन। कितने? 3 ऑप्शन, इसको भी काट दो। अब कहा गया हिमालयी नदियां की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ी होती है। हिमालयी नदियां देखो ज्यादातर झरना वरना यहां से बन रहा है, तो ये भी बात सही है। और कहा गया प्रायद्वीपीय नदी मतलब दक्षिण की नदियां हिमालय की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती हैं। बिल्कुल नहीं बनती है। तो सही क्या होगा? 1 और 2। आगे बढ़ते हैं, कहा गया सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं। ठीक है, जो सीधे सिंधु नदी से मिलती हैं। निम्नलिखित में से एक नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? तो आप किसका नाम बताएंगे? आप तो यहाँ पर अभी तक जो मैंने पढ़ाया था अब शायद गलती नहीं करेंगे। करेंगे क्या? अब गलती आपसे होगी ही नहीं, चांस ही नहीं बनता कि आप गलती करें। क्या होगा? सतलज नदी होगा। रावी और झेलम नदी चिनाब में मिलती हैं। कहां पर? चिनाब में मिलती हैं। चिनाब सतलज में मिलती है और सतलज नदी सिंधु में मिलती है। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो। कहा गया है भारत में चंद्र और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं? जल्दी से बताएं। स्पीति क्षेत्र में, लद्दाख क्षेत्र में, लाहौल घाटी में बहती हैं या कारगिल क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक? अरे मैंने बड़े अच्छे से अभी बताया था, तो आप क्या बताएंगे? लाहौल घाटी क्षेत्र में बहती है। कहां पर? तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी क्षेत्र से चंद्र और भागा अलग अलग है। चंद्र और भागा, और फिर इन्हीं के मिलने से चंद्रभागा नदी का निर्माण होता है और उसी को चिनाब नदी कह दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कहा गया भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? वेरी गुड भाई, शानदार। कहा गया रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब। जल्दी से बताओ कौन सी होगी? अरे भाई जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, और ये एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन बना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आपको सफलता जल्दी मिले तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो क्या होगा? सतलज नदी। ठीक है ना, याद रखना। आगे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पर ट्रांस हिमालय नदी है? बताओ भाई। अरे हिमालय की जब सारी श्रेणियों को काट रही है तो आप कहेंगे झेलम, सतलज, गंगा, रावी। नो, कौन सी? सतलज नदी। आगे बढ़ते हैं, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलज की सहायक नदी नहीं है? बताओ भाई। तो कहा गया ब्यास, रावी, स्पीति या बसपा। जल्दी से बताएं। अरे बसपा का मतलब ये नहीं कि आप बीजेपी चले जाना, अरे बसपा चले जाना, बसपा नदी है आपके यहाँ। तो रावी इसकी सहायक नदियों में से नहीं आती। किसकी? तो आप कहेंगे सतलज नदियों में से। सतलज की नदी सतलज की सहायक नदी में रावी नहीं आती है। आती है क्या? अरे बिल्कुल नहीं आती। तो रावी किसकी है? रावी आपकी चिनाब की सहायक नदी है। किसकी है? चिनाब की। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस में अवस्थित है? दूध गंगा नदी अगर पूछा जाए, देखो दूध
दूध गंगा जलप्रपात कहां पर है? बताओ कमेंट बॉक्स में, सबका उत्तर आना चाहिए। दूध गंगा जलप्रपात किस राज्य में है और दूध गंगा नदी किस राज्य में है? देखो वो ऑप्शन यहां पर तो नहीं, इसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। कहा गया जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में दूध गंगा नदी कहां पर स्थित है? जल्दी से बताएं आप सभी लोग, दूध गंगा नदी कहां पर है? देखते हैं कौन उत्तर देगा। सोच लिया, जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। तो दूध गंगा नदी जो आपकी होगी वो कहां पर होगी? जम्मू कश्मीर की है, ठीक है ना। दूध गंगा नदियां आपके जम्मू कश्मीर में है और कहा जाता है उत्तराखंड में, लेकिन आपको यहाँ पर जम्मू कश्मीर ही उत्तर मारना है। आगे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? ओके, तो बंगाल की खाड़ी की बात हो रही है, आइए हम लोग खुद ही अभ्यास करके देखते हैं। ये आपका अरब सागर है, अरब सागर है, ठीक है ना। और ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, आओ चेक कर लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में कहा गया गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ठीक है। कहा गया महानदी कृष्णा, कावेरी, हाँ ठीक है। नर्मदा नहीं जाती है, ताप्ती भी नहीं जाती है, लूनी भी नहीं जाती है, लेकिन ये दोनों तो जाते हैं महाराज जी, है ना। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हाँ बिल्कुल जाते हैं। देखो आपकी गंगा नदी जिसका उद्गम आपके उत्तराखंड के, है ना, गंगोत्री से, या आप यूं कहें कि अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से जहां पर देवप्रयाग बनता है वहीं से गंगा इसे कहा जाता है ना। तो वहां से निकलती है और धीरे धीरे ये ऐसे आकर यहाँ गिर जाती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी आपके कहाँ से निकलेगी? तो बताओ भाई, ब्रह्मपुत्र नदी ऊपर से आएगी, है ना, और ऐसे आती है और फिर ऐसे घूम करके फिर ये भी ऐसे गिर जाती है। गोदावरी नदी तो आपके महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबक की पहाड़ियों से निकलती है और ऐसे गिर जाती है। महानदी भी आपकी यहीं पर है ना, महानदी उड़ीसा के पास से ऐसे करके ऐसे आ जाती है। कृष्णा नदी आपकी यहाँ पर है, ऐसे चली जाती। कावेरी नदी आपकी और ऐसे ऐसे चली जाती, लेकिन लूनी नदी आपकी कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो ऐसे जाती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, ऐसे जाती है। ताप्ती नदी आपकी यहाँ पर है, अरब सागर में जाती है। तो क्या सही उत्तर हुआ? डी उत्तर सही हुआ। आगे कहा गया निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ओके, भीमा है ना, डान है, तेल है कि नहीं है, तुंगभद्रा है कि नहीं है? बताएं भाई, कौन सी एक सहायक नदी कृष्ण महाराज जी की नहीं है या कृष्ण नदी की नहीं है? बताओ। यहाँ पर तेल मैंने किसकी बताई थी, बस इतना बता दो। अगर आपको इतना याद होगा तो आप जरूर बता ले जाओगे। तेल किसकी सहायक नदी है? जल्दी से बताएं। तेल अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, तेल आपकी महानदी की सहायक नदी। किसकी? महानदी की। किसकी? महानदी की सहायक नदियों में से एक है ना। महानदी की तो और जोक वगैरह थी, महानदी जोक, हंसदेव, है ना, इस तरह की सहायक लेकिन तेल यहाँ पर आपकी कृष्णा की नहीं है। भीमा है, डान है, तुंगभद्रा है ना। भीमा है, डान है, तुंगभद्रा है, कोयना है, वर्णा है, पंचगंगा, घाट प्रभा है ना, ये सब इसी की सहायक नदियां हैं। आगे कहा गया हंगरी, जो आपकी हगरी सहायक नदी है, किसकी? भीमा की, गोदावरी की, कृष्णा की या तुंगभद्रा की? जल्दी से बताएंगे किसकी सहायक नदी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था हगरी किसकी सहायक नदी है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। किसकी बताएंगे? तुंगभद्रा की सहायक नदी। आगे कहा गया है निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिएगा। इन नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर, उत्तर दक्षिण मतलब उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ हमें आना है। कहा गया किशन गंगा, वेन गंगा, गंगा, पेन गंगा। जल्दी से बताओ भाई, पहले क्रम पर उत्तर में कौन सी नदी होगी? किशन गंगा होगी क्या? जल्दी से बताएं कौन सी नदियां होंगी उत्तर से दक्षिण की तरफ? तो आप बिल्कुल कहेंगे पहले आपकी किशन गंगा होगी, फिर आपकी गंगा होगी, फिर आपकी वेन गंगा, फिर आपकी पेन गंगा, और ये उत्तर बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? बताओ। केवल ब्यास और चिनाब निकली थी क्या? केवल ब्यास और रावी निकली हैं? केवल चिनाब, रावी और सतलज निकल रही हैं क्या? कहा गया ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना है क्या? तो यमुना हिमाचल प्रदेश से कहां से निकल रही है? हाँ, निकल रही है क्या? बताओ भाई, आप लोग भी बताते जाएं। सतलज निकल रही है क्या? सतलज आपकी निकल रही है क्या? जल्दी से बताओ, बताओ भाई, कौन सी नदियां हैं? देखो ब्यास आपकी हिमाचल प्रदेश, अच्छा, से होकर बहने की बात, होकर होकर
होकर तो बह ही रही हैं। बताएं भाई, जल्दी से बताएं। आप कहेंगे रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज, यमुना। तो क्या सही उत्तर है? डी सही उत्तर है। ये सब क्या हो रही है? आपके हिमाचल प्रदेश से होकर बह रही हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है दिए गए चित्र में प्रदर्शित किया गया 1 2 3 4 अंकित। ठीक है, एक कहां पर है? ये है। तो यहां पर कौन सी नदी होगी? 2 यहां पर है। अच्छा, यहां पर क्या हो सकता है ना, 3 ये है और 4 ये है, और नेपाल काठमांडू ये है ना, नेपाल की ये काठमांडू है। बताओ भाई क्या है? ये आपका बिहार होगा क्या? ये आपका उत्तर प्रदेश होगा क्या? बताओ, बताओ क्या होगा सही उत्तर? हम तो आपका वेट करेंगे, बिना वेट करे तो हम नहीं चलने वाले हैं। जल्दी से बताएं क्या होगा। मैं जो सोच रही थी वही सही है क्या? कोसी, गोमती, घाघरा, गंडक, क्या सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है आपके कुछ द्वाब दिए जाते हैं। क्या द्वाब? द्वाब क्या होते हैं? दो नदियों के बीच में जो स्थल खंड होता है उसी को द्वाब कहते हैं, या दो नदियों के बीच के स्थान को ही क्या कहते हैं? द्वाब कहा जाता है। ठीक है ना? तो कौन कौन से द्वाब? कहा गया विष्ट द्वाब किन दो नदियों के बीच में? बारी द्वाब, रचना द्वाब, और आपका चाज द्वाब। बताएं भाई, चाज द्वाब कौन सा सही होने वाला है? यहां पर कौन सा उत्तर सही होगा आपका? जल्दी से बताओ। यहां पर देखो, विष्ट, तो ये वाला आधा बा लिया गया है, और आपका ये वाला सा लिया गया, और इसका ता लिया गया। तो विष्ट आपका कहां पर? ब्यास और सतलज के मध्य होगा। बारी, अब बारी से क्या बन रहा है? कहीं पर रावी और ब्यास है क्या? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, रावी और ब्यास दिख रहा है। रचना, कहीं पर रवि, रावी नदी और आपकी रचना मतलब चिनाब नदी की बात की गई है। चाज मतलब कहीं पर चिनाब और झेलम। पहले पहले वर्ड का प्रयोग करके ये द्वाब बनाए गए हैं, और इनको याद रखना है। तो देखो, विष्ट का मतलब होता है इसका आधा वाला बा लिया गया है, और इसका आधा सा लिया गया, और फिर टा ले लिया गया। तो विष्ट द्वाब आपके ब्यास और सतलज से मिलकर बना है। विष्ट द्वाब ब्यास और सतलज नदियों के मध्य में है। बारी द्वाब मतलब आपके बा से आपका ब्यास और रा से आपका रावी लिया गया है। ठीक है ना? रचना द्वाब मतलब आपकी चिनाब और रावी नदी के बीच के विष्ट भाग को द्वाब कहा गया है। और चाज आपका चिनाब और झेलम, झे का आपका इंग्लिश वाला जा बना लिया गया है। ठीक है ना? तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, कई बार बोल रहे हैं ताकि आप उसे इंपॉर्टेंट रखें। कहा गया दामोदर, दामोदर नदी, कोयल नदी और आपकी स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? बताएं भाई, कहां से निकल रही हैं? छोटा नागपुर के पठार से, मेघालय का पठार से, या सेंट्रल हाईलैंड से, या दक्कन के पठार से? तो कहां से निकल रही हैं? तो आप कहेंगे छोटा नागपुर के पठार से निकल रही हैं। कितनी बार तो बता चुके हैं। कहा गया निम्न नहरों में से किस दामोदर नदी से निकल रही है? 1938 में इसका गठन भी किया गया था, इंपॉर्टेंट है। तो आप कहेंगे एडन नहर है। कौन सी नहर है? एडन नहर है, इंपॉर्टेंट। दामोदर नदी को कहाँ का शोक कहा जाता है? तो आप कहेंगे शोक के रूप में बंगाल का शोक कहा जाता है। कहाँ का? बंगाल का। ठीक है ना? याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो अभी मैंने आपको बताया था बराकन नदी है ना? इंद्रावती नदी मैंने नहीं बताया। जमुनिया नदी बताया था, और बारकी नदी, या इसी को बारकी नदी कह दिया जाता है। तो ये तीनों तो है, लेकिन इंद्रावती आपकी इसकी सहायक नदी के रूप में नहीं जाना जाता है। ठीक है ना? तो किसकी सहायक नदी होगी आपकी? इंद्रावती। जल्दी से बताएं। आगे बढ़ते हैं। महानदी की है क्या? आगे कहा गया दामोदर किसकी सहायक नदी है? अब पूछा जा रहा है ये गंगा की, हुगली की, पद्मा की, स्वर्ण रेखा की, दामोदर किसकी सहायक नदी है? जल्दी से बताओ भाई। तो मैंने क्या बताया था? हुगली की।
और हुगली किसका हिस्सा है? गंगा का। एक हिस्सा आपके गंगा का कहाँ चला जाता है? पश्चिम बंगाल की तरफ चला जाता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ना, अरे याद करके रखना प्रभु। आगे बढ़ते हैं। कहा गया दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी अभी तो मैंने बताया था कहां से निकलती है, आप कहेंगे छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। आगे बढ़ते हैं, अब जल्दी जल्दी करते हैं। कहा गया रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? जल्दी से बताओ भाई, रजरप्पा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो भाई। रजरप्पा किन दो नदियों, दामोदर और बेरा, दामोदर और शेरभूमि, दामोदर और बराकर, या दामोदर और कोनार नदियों के बीच में है? तो आप कहेंगे दामोदर और भेरा नदियों के बीच में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में, कहा गया निम्न वलन के कारण विभ्रंश घाटी है? किधर बह रही? पूर्व की ओर बह रही है। किधर बह रही है? तो पूरब की ओर बह रही है। दामोदर नदी, महानदी, सोन नदी, यमुना नदी, बताओ भाई क्या होगा? हमें तो नहीं पता है कौन सी नदी है, जल्दी से बताएं। तो आप क्या बताएंगे? दामोदर नदी होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया निम्नलिखित नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? गोमती, पेरियार, दामोदर, महानदी। अब यहां पर क्या सही होगा? तो आप कहेंगे यहां पर आपका दामोदर नदी। दामोदर नदी यहां पर उपस्थित सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे आगे कहा गया है, बस लास्ट एक और क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। बताओ, इसके ऊपरी भाग में पीने लायक पानी है, लेकिन इसी का निचला भाग पीने लायक पानी नहीं है। बराक नदी, लूनी नदी और घग्गर नदी, या उपयुक्त में से कोई नहीं? जल्दी से बताओ क्या होगा? तो आप कहेंगे आपकी अपनी लूनी नदी है। कौन सी? अरे लूनी नदी है। कौन सी है? लूनी नदी, जो राजस्थान से निकल रही है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? तो आप कहेंगे लूनी नदी है। कौन सी है? लूनी नदी है। तो भूमि बंधित नदी कौन सी है? लूनी नदी है। ये आज के आपके अन्य नदियों के अभी और क्वेश्चन है अगली क्लास में जो कराए जाएंगे, है ना, जो आपके अगली क्लास में आएंगे। और तब तक के लिए क्लास यहीं तक। अगर आप यहाँ तक लास्ट तक वॉच करते हुए आए हैं तो आपके लिए थैंक यू सो मच। आप अपने जीवन में खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। हमेशा अपने आप को खुश रखने का प्रयास करें, क्योंकि व्यक्ति को वास्तव में घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं कि नहीं है ना। उसे अपने काम से मतलब होता है, वो अपना काम निकालना जानता है, बस बात खत्म। आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।